की खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम की। कोरोना काल में किए गए कामों की आज पीएम मोदी ने समीक्षा की। पीएम ने 7 राज्यों की बीजेपी इकाइयों से वीसी के जरिए चर्चा की। इस दौरान पटना से भी बीजेपी के नेता जुड़े। पीएम मोदी ने इस दौरान भोजपुरी में पटना के लोगों को संबोधित किया और कोरोना में किए गए कामों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार जैसे राज्य में चुनौती अधिक थी, लेकिन बेहतरीन काम के जरिए संकट से निपटना आसान रहा। कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वैसा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोग सब कोई एक गलत साबित कर दे। उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों को चुनौती बहुत है और आप लोगों ने पीड़ा उठाया है। जो हमारे सभी भाई बहन वापिस आए हैं, उनका कल्याण करने में कोई कमी नहीं रखी और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर और वहां सरकारों में बैठे हमारे साथियों पर जरूर इस संकट की घड़ी में आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जी जान से लगे रहेंगे। बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम में पीएम ने झारखंड के नेताओं को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम को सुना। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने कोरोना काल में पार्टी की ओर से किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन भी दिया। कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा हुई कि कोरोना काल में आगे कैसे काम करना है, तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम को सुना है। प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन तो दिया ही, प्रेरणा देने का भी काम किया और भविष्य में इस संकट की घड़ी में कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगेंगे, नर सेवा ही नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए काम करेंगे, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से मार्गदर्शन करने का काम किया है। और भारत अपनी सभी चुनौतियों को बुद्ध नीति से निपटेगा। धर्म चक्र दिवस पर पीएम मोदी ने इशारों में ड्रैगन को भगवान बुद्ध के विचारों की सीख दी। रिस्पेक्ट फॉर पीपल, रिस्पेक्ट फॉर द पुअर, रिस्पेक्ट फॉर विमेन, रिस्पेक्ट फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। सीमा विवाद और कोरोना संकट के तनाव के बीच पीएम मोदी ने लोगों को भगवान बुद्ध के आदर्शों की याद दिलाई। धर्म चक्र दिवस के मौके पर वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में असाधारण चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों का स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के विचारों में समाहित हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। टुडे the world fights extraordinary challenges. To these challenges, lasting solutions can come from the ideals of Lord Buddha. They were relevant in the past. They are relevant in the present. And they will remain relevant in the future. बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने युवाओं से बड़ी उम्मीद जताई और कहा कि पूरी दुनिया की परेशानियां युवा पीढ़ी ही दूर करेगी। Bright young minds are finding solution to global problems. India has one of the largest startup ecosystems. I would urge my young friends to also stay connected with the thoughts of Lord Buddha. बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन को बौद्ध नीति का संदेश दिया। इससे पहले शुक्रवार को लेह के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने
चीन की विस्तारवादी नीति को इंसानियत का दुश्मन करार दिया था और इतिहास से सबक लेने की बात कही थी। अब उन्होंने चीन को हर चुनौती का हल भगवान बुद्ध के आदर्शों में खोज लेने की नसीहत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की जेडीयू से चल रही नाराजगी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का चिराग से संपर्क होने के बाद सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। 37 साल के एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आजकल बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वजह है बिहार सरकार के खिलाफ उनके हालिया बयान, या ये कहें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी तल्खी। और अब इस तल्खी का फायदा उठाने की जुग्गत में कांग्रेस लग गई है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने शुक्रवार को राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में दावा किया कि रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान उनके संपर्क में हैं। अखिलेश सिंह के बयान के बाद इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान से तो कांग्रेस की पहले से नजदीकी रही है। रामविलास पासवान कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं आरजेडी ने भी महागठबंधन में चिराग का स्वागत किया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को ख्याली पुलाव बताया है। तो रामविलास जी और चिराग जी तो कांग्रेस और आरजेडी के संपर्क में हैं ही, ये कोई नया बात नहीं है। देर से ही सही, अगर उनको सुबुद्धि होती है, अगर उस धारा को छोड़ करके जो ये धारा है सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने की, तेजस्वी यादव जी की धारा में आते हैं तो सबका स्वागत है। देखिए, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस ख्याली पुलाव पकाए और इसी तरह से राजनीति करते रहे। ऐसे भी उनकी राजनीति जिस तरीके से आरजेडी के सहारे चल रही है, तो कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बन चुकी है। अब कांग्रेस का कुछ जनाधार हो बिहार में, तब समझ में आता है। चिराग को लेकर चल रही सियासी चर्चा के बीच दिल्ली में अखिलेश सिंह के आवास पर एक बैठक भी हुई, जिसमें बिहार कांग्रेस के सहप्रभारी अजय कपूर और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। अजय कपूर ने कहा कि ज्यादा लोग साथ लड़ेंगे तो मजबूती मिलेगी। जब ज्यादा लोग लड़ते हैं तो अपने आप गठबंधन मजबूत होता है, लेकिन ये हाईकमान के निर्णय हैं, इसमें हम लोग इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चिराग को लेकर अखिलेश सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है, इससे तो पर्दा रामविलास पासवान और चिराग पासवान ही उठा सकते हैं। वैसे अखिलेश सिंह के इस बयान को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल अब तक आरजेडी ने महागठबंधन के घटक दलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। यहाँ तक कि बिना किसी रायशुमारी के तेजस्वी को सीएम का चेहरा तक घोषित कर दिया है, जिसको लेकर सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वीआईपी नाराज है। कांग्रेस को ये बखूबी पता है, कांग्रेस नेताओं को ये भी पता है कि कांग्रेस को जितनी जरूरत आरजेडी की है, आरजेडी को भी उतनी ही जरूरत कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों की भी है। ऐसे में एलजेपी के नाम पर छोड़ा गया ये तीर एनडीए के साथ साथ आरजेडी का भी तेवर ढीला कर सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। हाशिए पर गई कांग्रेस जो है बिहार में अपनी जमीन वापस पाना चाहती है, ये कहा जा रहा है। और चिराग का जिक्र कर कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाना साध लिया है। आरजेडी पर दबाव बनाकर कांग्रेस ज्यादा सीट पाना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं जेडीयू से चिराग की तल्खी पहले से जग जाहिर है। और देखिए, चिराग का जिक्र कर कांग्रेस की एनडीए में दरार डालने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश यही है कि किसी तरह चिराग की बात की जा, सुर्खियों में भी आएंगे और एनडीए में दरार भी पड़ सकती है। इधर विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की माने तो आरजेडी नेताओं को तेजस्वी पर से भरोसा उठ गया है और यही वजह है कि आरजेडी में टूट हुई है। क्या आरजेडी नेताओं को तेजस्वी पर भरोसा नहीं? क्या आरजेडी में होगी बड़ी टूट? क्या तेजस्वी के नाम पर छिन्न भिन्न होगा महागठबंधन? यह हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का। राजीव रंजन का दावा है कि आरजेडी के नेताओं को अब तेजस्वी पर भरोसा नहीं रहा
उन्हें पता है कि तेजस्वी चुनाव जिता नहीं सकते। यही वजह है कि चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट होगी। देखिए, राजद के नेताओं को अब तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव के अनुभवहीनता और उनके अहंकार ने पार्टी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां अस्तित्व के संकट से उनकी पार्टी जूझने लगी है। और अब जब चुनाव करीब हैं, एक बड़े विभाजन को रोक पाना तेजस्वी यादव के बूते तो अब नहीं दिख रहा है। आरजेडी ने टूट की बात से इनकार करते हुए जेडीयू पर पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू डूबती नाव है, ऐसे में उसके साथ कोई नहीं जाना चाहेगा। उधर कांग्रेस ने भी आरजेडी में टूट को नकारते हुए कहा कि जेडीयू में कौन जाना चाहेगा। जेडीयू की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। ये इधर का तोड़कर उधर का तोड़कर, भानुमति का कुनवा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। जेडीयू कोई पार्टी नहीं ना है। जदयू के लोग तो हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। उनके जाएगा उनके पास कौन, ठग के पास कोई जाएगा? भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं, कभी ये पार्टी टूटेगा, कभी वो पार्टी टूटेगा। अब कह रहा है कि आरजेडी टूटेगा। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर टूट होता है या नहीं? पार्टी के अंदर तेजस्वी को लेकर नाराजगी है या नहीं? फिलहाल दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तेजस्वी के चेहरे को लेकर महागठबंधन के भीतर आम सहमति नहीं है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी भी फेस को लेकर के कुछ तय नहीं है कि तेजस्वी यादव होंगे या कौन चेहरा होगा। क्या आगे संभावना बनती दिख रही है? ये सब हाईकमान और सब गठबंधन तय करेगा। अभी इसमें बैठकें चल रही हैं, धीरे धीरे समय के साथ आपको सब पता चलेगा। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियों के बीच वार पलटवार तेज हो चुका है। हालांकि राजीव रंजन के दावे की सच्चाई और महागठबंधन के अंदर तेजस्वी के चेहरे पर चल रही चिकचिक का परिणाम क्या होता है, जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद वो कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं मांझी की बार बार अवहेलना के बाद हम और आरजेडी खुलकर अब आमने सामने आ गए हैं। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे, जिससे गठबंधन की नींव हिल जाएगी। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी को कोई धमकी नहीं दे, मांझी को गठबंधन में बहुत इज्जत मिली है। वहीं दोनों के आपसी तनातनी के बीच बीजेपी ने मांझी का एक बार फिर से एनडीए में स्वागत किया है कि वो जो निर्णय लेंगे, और हमें लगता है कि कुछ वक्त और का इंतजार है। जो भी निर्णय होगा, जो निर्णय हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी लेंगे, वो निर्णय महागठबंधन की नींव को हिलाकर रख देगा। जो सपना पालकर कुछ लोग घूम रहे हैं ना कि हम मुख्यमंत्री होंगे, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आरजेडी पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करे, वो भी हम उचित नहीं समझते हैं। आज जीतन बाबू मांझी जी के पुत्र को आरजेडी के कोटे से बिहार विधान परिषद में भेजा गया। तो निश्चित तौर पर एनडीए में अगर कोई भरोसा जताता है, कोई आता है, तो भाई हमारी विचारधारा में, हमारी नीतियों में विश्वास, हमारे नेता में किसी को भरोसा हो तो किसी को इतराज क्या हो सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों से गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के आरोपों को खारिज किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। देश में बन रही नीतियों को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करना चाहती है। केंद्र सरकार नए स्वरूप बनाने का चेष्टा कर रही है। उस स्वरूप को देखने के बाद प्रथम दृष्टया में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझे लगता है कि उस नए विद्युतीकरण के स्वरूप से राज्य सरकार जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। हेमंत सोरेन के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि सरकार ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, तो सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।
और इससे तो एक मोहल्ला ही नहीं संभल रहा। अब ये केंद्र की राजनीति का ख्वाब देख रहे हैं और बयानबाजी देकर सुर्खियों में रहना 6 महीने में जनता ही देख रही है और इस सरकार से जनता काफी हताश और निराश और उब चुकी है और इसको ढकने के लिए वो केंद्र सरकार पर अनगनल आरोप लगा रहे हैं। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने सीएम के आरोप को 100% सच बताया है। विनोद पांडे का कहना है कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है। जो भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको किसी न किसी तरह से परेशान करने का नियत सरकार का है और भारतीय जनता पार्टी का है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव पहली बार कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में सामने आया। तब भी मुख्यमंत्री ने सौतेला व्यवहार करने का इशारा जाहिर किया था। फिर जब ट्रेनों से मजदूरों को वापस लाया जा रहा था तब भी क्रेडिट लेने को लेकर बयानबाजी हुई थी। फिर डीवीसी ने बकाये भुगतान को लेकर बिजली काटने का अल्टीमेटम दिया। तब नाराजगी और बढ़ी और उसके बाद जब कोयले के निजीकरण की बात पर राज्य सरकार की सलाह को केंद्र ने दरकिनार कर दिया तो बात यहां तक पहुंच गई। रांची से संवाददाता उपेंद्र और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के पिता ने ट्वीट किया है। पिता केके सिंह ने इंसाफ के लिए खुलकर वो सामने आज ट्वीट किया है और ट्वीट कर सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है और लिखा उन्होंने ट्वीट किया, आज मेरे बेटे की आत्मा रो रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो सुशांत सिंह के पिता केके सिंह देखिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, खुलकर सामने आ गए हैं सुशांत सिंह के पिता केके सिंह और कह रहे हैं वो ट्वीट के जरिए सीबीआई जांच की मांग की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि आज मेरे बेटे की आत्मा रो रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और बात पानी पानी पटना की। कुछ घंटों की बारिश में पटना आज फिर पानी पानी हो गया। हम आपको एक साथ 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पटना के अलग अलग जगहों की है जहां बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति है। पहली तस्वीर देखिए राजवंशी नगर की है जहां सड़क पर कई फीट तक पानी भरा दिखा। दूसरी तस्वीर मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास की जहां पानी भरा दिखाई दिया। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए मंत्री प्रेम कुमार के आवास की, यहां भी बारिश के बाद पानी भरा दिखाई दिया। चौथी तस्वीर बिहार विधानसभा की जहां कुछ देर की बारिश के बाद पानी लबालब भर गया। उत्तर बिहार में हरित क्रांति लाने और किसानों को बाढ़ से बचाने के लिए 80 के दशक में बागमती परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना पर पैसे पानी की तरह बहाए गए। करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी किसानों को ना तो सिंचाई की सुविधा मिली और ना ही लोगों को बाढ़ से मुक्ति। ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी समेत पूरे उत्तर बिहार में हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से 80 के दशक में बागमती परियोजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में उस परियोजना की लागत तकरीबन 600 करोड़ रुपए थी। सीतामढ़ी और शिवहर में भी इस परियोजना पर भारी भरकम राशि खर्च हुई। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के गमहरिया गांव में करीब 30 एकड़ में बागमती नगर की स्थापना की गई थी, लेकिन आज ये बागमती नगर लावारिस पड़ा है। करोड़ों के लगे संयंत्र को जंग खा रही है। इसके बड़े भूभाग पर लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। करोड़ों के लागत से बना हुआ है बैरेज। ये जिस समय बना हुआ था उस समय बहुत अच्छा था, बहुत पदाधिकारी लोग यहाँ रहते थे और पदाधिकारी लोग चले गए, इसको छोड़ करके ध्वस्त कर दिए इस बागमती कॉलोनी को। जानकारी तो ये जो बराज हम लोग के समय में ही इसकी शुरुआत हुई और हम लोग के समय में ही दोषपूर्ण नेतृत्व के कारण इसका नाश भी हो गया। जल संसाधन विभाग की फाइलों में बेशक इस बागमती नगर की चर्चा हो, लेकिन स्थानीय विभागीय जल संसाधन विभाग के अधिकारी को बागमती नगर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। शायद यही कारण है कि वे कैमरे पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। पहले मुझे जानकारी नहीं थी इसकी कि बागमती जो जमीन है उसी में हमारा प्रखंड प्रांगण ही बसा हुआ है। बहरहाल उत्तर बिहार में शुरू की गई बागमती परियोजना के बाद न तो बाढ़ से बर्बादी का सिलसिला रुका और न ही किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा हासिल हो सकी। बागमती नगर तो एक उदाहरण है।
उत्तर बिहार में सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहां पर खर्च किए गए पैसों के बाद उस परियोजना का कोई माई बाप नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।